आई एम डॉक्टर ए पी सिंह, प्रिंसिपल, प्रयाग विधि महाविद्यालय, मवैया, नैनी, प्रयागराज। आज मेरा ये व्याख्यान बच्चों मुस्लिम लॉ पर होगा। और मुस्लिम लॉ पे मैं पिछले टर्म में आपको पढ़ा रहा था नेचर ऑफ ए वैलिड मुस्लिम मैरिज। इस पर मैंने आपको जो है पहला एलिमेंट उसका बताया था कि पक्षकारों को एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पर एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है, 18 वर्ष नहीं है, वो यौनावस्था की आयु है 15 वर्ष। यदि 15 वर्ष से कम आयु के हैं लड़का और लड़की तो उनका निकाह कौन करावेगा? उनके गार्जियन करावेंगे। और मैंने फिर बताया था गार्जियन द्वारा यदि निकाह संपन्न कराया जाता है उनकी अवयस्कता में, तो ऐसे मामले में उनको यौनावस्था की उम्र के प्राप्त कर लेने पर विकल्प होता है। यदि वो चाहें तो अपने अवयस्कता के दौरान कराए गए विवाह को, गार्जियन द्वारा कराए गए विवाह को एक्सेप्ट करें, चाहे तो डिनाई करें। इसी को यौनावस्था का विकल्प कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। और इसी को अरबी में कहते हैं ख्यारुल बुलुग। ख्यारुल का मतलब होता है विकल्प, बुलुग का मतलब होता है, आपको मैंने बताया था, यौनावस्था। लिटरल इंटरप्रिटेशन यौनावस्था का विकल्प। तो ये यदि निकाह पिता या पितामह द्वारा कराया गया है तब तो वो उसको जो है उनका विकल्प नहीं होता है। लेकिन पिता या पितामह द्वारा कराए गए विवाह के अतिरिक्त अन्य गार्जियन द्वारा कराए गए विवाह में उनको विकल्प होता है कि यदि चाहें तो वो अपनी अवयस्कता के दौरान कराए गए निकाह को एक्सेप्ट करें या डिनाई करें। तो इसका लेकिन यदि वो पिता या पितामह द्वारा यदि कपट किया गया हो निकाह को संपन्न कराते समय, तो पिता या पितामह द्वारा कराए गए निकाह में भी जो है उनको विकल्प प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। यदि वो पक्षकार लड़की है तो उसको उसके मामले में कुछ अलग नियम है। इसके लिए एक्ट है वहाँ पर, रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट, बड़ा ही फेमस एक्ट है, रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939। इसका सेक्शन 2 है और सब क्लास मेरे ख्याल से जहाँ तक 7 है। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 7, इसमें जो है कहा गया है कि यदि वो पक्षकार लड़की है तो उसको यह विकल्प केवल 18 वर्ष यौनावस्था की उम्र प्राप्त कर लेने के पश्चात, मतलब 15 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर लेगी और 18 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व तक ही इस विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार होता है। मतलब जो ही वो यौनावस्था की उम्र प्राप्त कर ले, 15 साल की हो गई और 18 साल होने के पूर्व तक, मतलब 3 वर्ष तक के अंतर्गत ही उसको अपने इस विकल्प का प्रयोग करना होता है। और उसको ये राइट पिता या पितामह द्वारा कराए गए विवाह में भी जो है विकल्प प्राप्त होता है। लड़के को पिता या पितामह द्वारा संपन्न कराए गए विवाह के मामले में यौनावस्था का विकल्प नहीं होता। लेकिन यदि वो पक्षकार लड़की है तो उसको पिता या पितामह द्वारा संपन्न कराए गए निकाह में भी ये विकल्प प्राप्त होता है। लेकिन वहाँ पे एक लिमिटेशन लगा दिया है कि उसको अपने इस विकल्प का प्रयोग 18 वर्ष के भीतर ही आयु को प्राप्त करने के अंदर ही करना होता है। लेकिन यदि वो पक्षकार लड़का है तो उसमें यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि 18 वर्ष तक के अंदर ही गति करे। लेकिन उसको पिता या पितामह द्वारा संपन्न कराए गए निकाह के मामले में यह विकल्प नहीं प्राप्त होता है जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि पिता या पितामह द्वारा निकाह कर संपन्न कराते समय कपट किया गया है। तो पिता या पितामह को छोड़कर यदि अन्य गार्जियन द्वारा निकाह संपन्न कराया गया है तो उसको ये विकल्प जब तक चाहे तब तक उसका प्रयोग कर सकता है। यदि मान लीजिए यौनावस्था की उम्र को प्राप्त करने के पश्चात वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसका ये विकल्प समाप्त हो जाता है। इसी को यौनावस्था विकल्प का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको संक्षेप में मैंने बता दिया। और दूसरा एलिमेंट वैलिड मुस्लिम मैरिज का होता है साउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब पक्षकारों को स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, क्योंकि सहमति वही देगा जो साउंडनेस ऑफ माइंड होगा ना, जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। अब मानसिक रूप से अस्वस्थ की 2 कैटेगरी का मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। एक तो आप लोग सुनते होंगे इडियट। इडियट कौन है? इडियट उसका पैमाना आप आईपीसी पढ़ते हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर के, यदि स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उसमें दिया हुआ इडियट वो है जो सप्ताह के 7 दिनों का नाम न बता सके।
अपने मदर फादर का नाम न बता सके, तो इडियट सहमति देने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी, इडियट के साथ किया गया विवाह शून्य होता है। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी पागल की होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ की, इसको कहते हैं लूनेटिक। लिखिए LUNATIC। लूनेटिक व्यक्ति वो होता है जो कभी कभी जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है और कभी कभी स्वस्थ हो जाता है। यदि वो स्वस्थ अंतराल में निकाह करता है तो वो निकाह पूर्णतया विधिमान्य माना जाता है। एक हो गया इडियट। इडियट मतलब जो सप्ताह का 7 दिन न बता पावे, मदर फादर का नाम न बता पावे, तो उसके द्वारा किया गया विवाह जो है शून्य होता है। लेकिन एक होती है कैटेगरी लूनेटिक। तो लूनेटिक पर्सन द्वारा लूसिड इंटरवल उसको कहते हैं, स्वस्थ अंतराल, मतलब वह अवधि जिसमें वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो गया था, उस दौरान किया गया जो है विवाह पूर्णतया विधिमान्य होता है। अब मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़का या लड़की है, मान लीजिए, उनका निकाह उनका गार्जियन कराता है। गार्जियन मतलब पिता या पितामह। तो उसमें जो है दूसरा नियम लागू होता है। ये दूसरा एलिमेंट हो गया जिसको कहते हैं कि पक्षकारों को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा एलिमेंट है उनकी कंसेंट हो, और कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब फ्री कंसेंट के विषय में मैंने पहले बहुत डिस्कस कर दिया है। मतलब जिस पर उनको कोई मन पे कोई दबाव ना रहा हो, कोई फ्रॉड ना किया गया हो, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल ना किया गया हो। यदि सहमति उनकी स्वतंत्र नहीं है, इस आधार पर यदि निकाह संपन्न होता है, तो ऐसा निकाह की प्रवृत्ति क्या होती है, नेचर क्या होता है, ऐसा निकाह शून्यकरणीय होता है। जिस प्रकार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है, तो ऐसी सहमति के आधार पर यदि संविदा की जाती है तो वह संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होती है। यहाँ पर भी मैरिज जो है, निकाह जो क्या होगा, वाइडेबल होता है, वाइड नहीं होता। अशून्यकरणीय विवाह पूर्णतः विधिमान विवाह है सभी प्रयोजनों के लिए, जब तक कि वह उस पक्षकार के विकल्प पर उसको शून्य न घोषित करा दिया जाए न्यायालय के जरिए, तब तक वो परफेक्टली वैलिड मैरिज बना रहता है। हनफी शाखा है मुस्लिमों में, हनफी शाखा में यह नियम है, शिया सुन्नी में तो यही है, लेकिन हनफी शाखा में है यदि जोर जबरदस्ती करके भी निकाह करा दिया गया है तो विधिमान्य होता है। शिया सुन्नी में तो ये नियम है कि यदि जोर जबरदस्ती करके कपट पूर्वक छल पूर्वक निकाह संपन्न होता है तो वह शून्यकरणीय निकाह माना जाता है। वह उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य ठहराया जा सकता है जिसकी की सहमति गलत ढंग से हासिल की गई है। ये हो गया पक्षकारों की सहमति होनी चाहिए। एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए, मैंने बता दिया। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। पक्षकारों को साउंडनेस ऑफ माइंड का होना चाहिए। एक चीज़ है जो डिस्कस करने की मैं ब्रीफ में डिस्कस करना चाहता हूँ, और अदर फॉर्मेलिटीज मैं बाद में बताऊंगा, कि रिलीजन ऑफ द पार्टी, पक्षकारों का धर्म क्या होना चाहिए। यदि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे शिया सुन्नी दो संप्रदाय हैं। यदि पक्षकार मुस्लिम हैं तो उनका सेक्ट क्या है, सब सेक्ट क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल, यदि शिया लड़का है, सुन्नी मुस्लिम है, निकाह परफेक्टली वैलिड होगा। मतलब धर्म एक है। यदि वो मुस्लिम है तो चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, लड़का सुन्नी है, लड़की शिया है, या लड़का शिया है, लड़की सुन्नी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाह परफेक्टली वैलिड होता है। लेकिन दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पर एक पक्षकार लड़का है, दूसरी पक्षकार लड़की है, तो ऐसा निकाह जो है मुस्लिम विधि के अनुसार नहीं हो सकता। यदि उनका रिलीजन मुस्लिम है तो सेक्ट क्या है, सब सेक्ट क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाह वैलिड होगा मुस्लिम विधि के अनुसार। लेकिन यदि एक पक्षकार मुस्लिम है, दूसरा दूसरे धर्म का है,
तो मुस्लिम विधि के नियमों के अनुसार उनका निकाह नहीं हो सकता। और ऐसा विवाह कहाँ होगा, इसको नोट डाउन करिएगा। विशेष विवाह अधिनियम है, स्पेशल मैरिजेज एक्ट है, 1944 का एक्ट है, इसीलिए बनाया गया है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार उनका विवाह होगा और उनका सक्सेशन जो है, उत्तराधिकार जो है, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं होगा। उनका उत्तराधिकार इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1925 का, नोट डाउन करिएगा। स्पेशल मैरिजेज एक्ट 1944 के हिसाब से उनका विवाह होगा और उनका सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार किन नियमों से शासित होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ से नहीं, बल्कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के नियमों के अनुसार उनका आपसी सक्सेशन जो है निर्धारित होगा, उत्तराधिकार निर्धारित होगा। ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। इसमें अदर फॉर्मेलिटीज़ बाकी रह गई है, थोड़ा डिटेल में है, तो उसको मैं कल डिस्कस करूँगा। आप कल इसको पूरा करके तब मैं हिंदुओं में जो है चलूँगा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड हिंदू मैरिज। ठीक है।